हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो पिकअप पाइल रीडिंग होगी गाइस। यहाँ पर 2 पाइल क्रिएट करूँगी। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर रहेगा उस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसी पाइल को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स को पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में दें, मेरे राइट हैंड में प्लीज़ गाइड करें। और जिन भी व्यूवर्स को पाइल 2 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पर्सन को पाइल 2। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 साइड में रख रही हूँ। पाइल नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगी पाइल 2 के लिए, मुझे याद रहा तो नहीं याद रहा तो डांटिएगा मत। मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जो खुद ही लगा देते हैं टाइम स्टैम्प। जानते हैं कि मैम भुलक्कड़ हैं, भूल गई बोल के, तो इससे अच्छा है लगा दो। तो इस फाइल में कौन कौन है बता देती हूँ। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एम से है, पी से है, आर, एन, ए, एक्स, एफ, बी, एस, एल, डब्ल्यू एंड जे, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। एक और कार्ड लेंगे हम। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है इज़ इट ओवर, क्या सब ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन आपसे ही पूछ रहे हैं उल्टा। ज़्यादातर आप लोग ये क्वेश्चन पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा आता है कि मैम क्या सब ख़त्म हो चुका है या बचा है अभी कुछ। यहाँ पे आपके पर्सन ही आपसे पूछेंगे क्या सब ख़त्म हो गया है या बचा है। एनर्जी 4 कार्ड्स एंजल्स। एनर्जी अभी इस वक्त वाह, एक और आ रहा है गाइस, तो हम ले लेते हैं। कोई बॉन्ड थोड़ी है कि 4 ही लेंगे, 5 ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन का जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर, ज़्यादातर बहुत चेंज आया है उनकी पर्सनालिटी में, उनके बिहेवियर में। जब आपके साथ थे तब से अब में, आपसे दूर होने के बाद, सेपरेशन के बाद, अब जब ये आपसे मिले हैं या मिलेंगे, अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो ये रीडिंग कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए होती है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी साथ में हैं तो भी, और अगर अभी तक सेपरेशन में है तो भी, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इनका बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। पहले आपकी तरफ फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, इमोशनल अटैचमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी। ये आपको दिखाते होंगे कि इमोशनली भी बहुत अटैच्ड हैं, बट दिल से ये नहीं थे इमोशनली अटैच्ड। आफ्टर सेपरेशन ये इमोशनली अटैच ज़्यादा हो गए हैं आपसे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन 24 घंटे, इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप उदास हैं या आप खुश हैं, आपका मूड कैसा है, आप कहीं घूमने गए हैं या आप घर पे हैं,
आप अकेला फील कर रहे हैं या आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग। इनको ऐसा लगता है कि ये अभी इसी वक्त थोड़े टाइम अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो ये आपको बता पाएंगे कि थोड़े टाइम पहले तुम ये कर रहे थे क्या, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, ऐसा इनको लग रहा है। साथ ही ये एक रोमांटिक लेवल तो अलग है, चलो रोमांस एक रिलेशनशिप में कुछ महीने कुछ साल तक रहता है, उसके बाद रियल रोमांस शुरू होता है। ये फिज़िकल रोमांस या फिज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत टेम्पररी चीज़ है। जो लॉन्ग लाइफ चलता है वो है आप दोनों का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, जो रिस्पेक्ट है, जो केयर है, जो एक दूसरे की स्टैंड लेने की एनर्जी है, अपने आप को हमेशा एक समझने की जो वाइब्स है, ये रियल रोमांस है। समझ रहे हैं? कई ऐसे कपल्स होते हैं जो सालों सालों एक दूसरे से दूर रहते हैं, 5 साल 4 साल। कई ऐसे मैरिड कपल्स होते हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ कहीं दूर जॉब कर रहे हैं या कहीं दूर बॉर्डर पर हैं, फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता है, उनका प्यार डे बाय डे बढ़ता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। कई ऐसे एजेड कपल्स हैं जो आफ्टर 40 आफ्टर 50 ईयर्स जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज पे चढ़ते हैं कि कहीं उसके पैर में दर्द है वो चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कई बार, मैं बहुत ये सब नोटिस करती हूँ कि जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग तो वो पीछे मुड़ के अंकल लोग अब आंटी लोगों के लिए वेट करते हैं कि उसका हाथ पकड़ ले, उसको चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें रियल रोमांस है ना। तो आपके पार्टनर एक जो अट्रैक्शन वाला रोमांस है अब उससे बाहर निकलकर एक रियल रोमांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब हम जब यूनियन में आएंगे तो मेरे अंदर तुम्हें एक मेजर चेंज दिखेगा, और ये जो चेंज है ना ये तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज़ रहेगा तुम्हारे लिए। इसके अलावा मैसेजेस की बात करें तो मैसेजेस यहाँ पर ऐसा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते थे, रोकते थे। इन्हें ऐसा लगता था पता नहीं इतना सब बताने के बाद आपको अजीब ना लगे, आप ये ना समझें कि अरे फ्लर्ट कर रहा है या कर रही है, या आप इनके कैरेक्टर पे शक मत ना करें कि मतलब ये ऐसे ही सबसे बात करता होगा या करती होगी। मे भी कभी कभी आपने ये बोल भी दिया हो कि क्या तुम ऐसे ही सबसे बात करते हो या सिर्फ मुझसे ही करते हो। तो ये चीज़ें इनको ना कहीं रोक देती हैं अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने से। तो ये इस टाइम पे एक्सप्रेसिव ज़्यादा रहेंगे। ये जो भी फीलिंग्स को रोका हुआ था इन्होंने, जैसे जैसे ये और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ये बेधड़क आपसे बोलेंगे जो भी इनके दिल में है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर जो है, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पर्सन को या तो पास्ट में रिजेक्ट किया है, मे बी जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया हो तब आप उतने रेडी ना रहे हो शादी के लिए, आपने ये कह दिया हो कि सही समय आने पर जवाब दूंगा या दूंगी, या अभी नहीं यार अभी तो पढ़ाई है, करियर है, ये सब। मतलब मे बी आप अंदर से रेडी रहे हो बट आपने ऑन द स्पॉट रिएक्शन गलत दे दिया। कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लगता है कि कहीं ये आपको प्रपोज़ करे तो आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, या अगर आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई झगड़े उगड़े हुए हैं तो इन्हें एक फ़ियर है कि शायद आप ये कह दो कि दोस्ती तक ठीक है बट शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट रेडी येट। तो ये भी एक मैसेज है जो ये कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई हैं जिसके कारण आपके पार्टनर को ये लगता है कि काश कि ये टाइम ट्रैवल करें, पीछे जाएं और चीज़ों को करेक्ट कर लें, काश कि इनके बस में होता। समझ रहे हैं? तो ये भी एनर्जी है, मतलब ये अपने आप में बहुत चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ये अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जा सके। और लास्ट मैसेज है पाइल 1 के लिए, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल को जो अच्छा लगे वो करो। तो पॉसिबिलिटी है कि आप करियर को लेकर या लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर आप परेशान हैं और आपके पार्टनर आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो। जैसे आपका फैमिली अगर आपकी शादी कहीं और करवा रहा है या बात चल रही है, लड़का देखा जा रहा है या लड़की देखी जा रही है, आपके पार्टनर आपको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं नहीं तुम तो मुझसे ही शादी करो। वो ये कहेंगे कि जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो। इन्हें
पूरा भरोसा है कि आपका दिल इनके फेवर में ही जवाब देगा। तो ऐसी सिचुएशन है। या फिर सपोज़ कि करियर आप कुछ और कर रहे हो या आपके पेरेंट्स कुछ और करने के लिए कह रहे हैं और आपका मन कुछ और करने का है, तो भी ये आपको मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। वी हैव मेजर चेंजेस, और यहाँ से तो मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी ही है। तो इनके बिहेवियर में, इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं जो ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम तक रहने वाली है। फॉर पाइल नंबर 1 8 नंबर आया है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 8 घंटे से लेके मैक्सिमम 26 घंटे तक, मैक्सिमम 26 घंटे तक, क्योंकि फिर नेक्स्ट रीडिंग मेरी आ जाएगी, इस टाइम पीरियड तक ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। टाइमलेस है। जब भी ये एनर्जी रीडिंग आपके सामने आए तो उसके बाद इस टाइम तक आपके सामने ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं। तो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आई, देन वी हैव टी, ई, वी, डी, के, यू, जेड, क्यू, एच, वाई, जी, सी एंड ओ। ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है इनमें से। अगर इनमें से पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है तो आइए देखते हैं क्या एनर्जी है और क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 2। 4 मैसेजेस एंजल्स, 4 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है फॉर पाइल नंबर 2। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ये वैसा अब नहीं रहना चाहते जैसा ये पहले रहते थे। मे बी आप किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो। नाराज़ हैं ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर, या तो आपने इनसे कहा है कुछ ऐसा, जैसे कोई पति पत्नी में झगड़ा हो गया हो, पत्नी ने पति से कह दिया हो कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम पहले ऐसे थे अब ऐसे हो, तुम पहले वैसे थे अब ऐसे हो, पहले तो ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, अब ऐसे करते हो। या फिर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से बोला हो या बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से बोला हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा बार बार बोलने से ये चीज़ें इनको हर्ट कर गई हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैं आपके लायक हूँ नहीं। तो इनका ये मैसेज है ओवरऑल कि अगर मैं आपके लायक हुई नहीं तो मे बी आप किसी अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि पत्नी कोस देती है पति को कि कमाई नहीं करते हो, है ना, या पैसे की इतनी प्रॉब्लम है, कुछ करो, इस दिन को दिखाने के लिए मुझे ले आए थे शादी करके। बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं तो वो चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। इसी तरह कई बार मेल फीमेल को बोल देता है कि लोग कैसे कैसे रहते हैं, तुम अपना शक्ल देखो, कैसे बना के रखा है तुमने शक्ल, ये वो। तो गुस्से में औरत भी बोल देती है कि हाँ ठीक है तो लानी चाहिए थी ना, मुझे लाने को किसने कहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह का कोई कन्वर्सेशन हुआ है जो चीज़ इनको हर्ट कर गई है, इसीलिए यहाँ से एनर्जीज़ और भी ऐसी ही आई हैं। पेनफुल मेमोरीज़, आई वॉज हर्ट बाई यू, आपने हर्ट किया है कहीं ना कहीं किसी बात से, जाने अनजाने, मे बी और पता चले। एनर्जीज़ भी देख लें। 5 कार्ड्स एंजल्स एनर्जीज़, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम। इस पाइल में जितने भी लोगों के पार्टनर हैं ना, बड़ा फ्रीडम चाहते हैं, यहाँ से भी ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
सब कुछ चलेगा बट इनकी फ्रीडम कोई छीन नहीं सकता। तो गाइस पहला जो मैसेज है, वी हैव मेक द एफर्ट। मेक द एफर्ट की एनर्जी है। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ़ मिली है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत हर्ट किया गया है, मेरी बहुत पेनफुल मेमोरीज़ हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि टू मच हो जाता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कई बार इनको बोलना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, जब ज़्यादा हो जाता है सर के ऊपर पानी चला गया, इस तरह की चीज़ें। फिर जब ये गुस्से में आपसे दूर हो जाते हैं, फिर इनको अंदर से ये वाइब्स आती है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ तो एफ़र्ट लगाना चाहिए, कि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होता है, शांत मन से जब ये सोचते हैं तो इनको लगता है यार प्यार भी बहुत करती है या करता है, तभी तो मेरी इतनी फ़िक्र करता है, तभी तो मेरे से झगड़ा करता है। या फिर इनके सामने ऐसी पोस्ट आनी शुरू हो जाती हैं कि जो झगड़ा करता है वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, नॉल एंड ऑल। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, उसको क्या पड़ी है, प्यार करती है या प्यार करता है तभी ना मेरे अच्छे के लिए बोलता होगा। तो फिर ये वापस से एफ़र्ट्स लगाना शुरू करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट तो करती हैं। फिर इनको सेपरेशन के टाइम ऐसा लगता है यार छोड़ो ना, फालतू का टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दुनिया में कुछ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, प्रॉब्लम आई है तो ठीक भी हो जाएगी। ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं, घूमना फिरना। आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेकअप हुआ है, झगड़ा हुआ है, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आप मूवी नहीं देख रहे, आप दोस्तों के साथ नहीं जा रहे, आप घर में रो रहे हैं, और आपका पार्टनर घूम रहा है, आपका पार्टनर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, स्टोरी लगा रहा है। आपको गुस्सा आता है देख के, यार मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, आपने घूम रहा है मज़े में, समझ रहे हैं। ये आपको शो करते हैं कि मैं फ्री हूँ, उड़ता पंछी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ये वाली एनर्जी है। फिर जैसे जैसे इनको रियलाइज़ होता है ना, घूमने फिरने के बाद जब शांत होते तो इनको रियलाइज़ होता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने गलत तो करा है, गलत बोला है या गलत करा है। फिर ये हील होते हैं और फिर ये वापस आते हैं, वापस आएंगे। फिर आप कहोगे कि मेरा पार्टनर वापस आ गया, मैम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जब मन किया वापस आ जाता है, जब मन किया चला जाता है। मन नहीं कहता है। कई लोग देखिए हर्ट होते हैं ना तो वो पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनको पता है जैसे माँ डांट दी तो क्या माँ से दूर थोड़ी चला जाएगा कोई, या पिता डांट दिया तो पिता को छोड़ के भाग थोड़ी जाएगा। फैमिली में लोग एडजस्ट करता है, कुछ लोग एडजस्ट करते हैं, कुछ लोग जब तक आपको पराया समझेंगे तब तक आपसे दूर भागेंगे। जिस दिन इनको ये रियलाइज़ होगा नहीं यार वो तो मेरी अपनी है या वो तो मेरा अपना है, मैं उससे दूर नहीं भाग सकता, तो वो फिर आएंगे, हील करेंगे, सिचुएशन को बैलेंस आउट करेंगे, आपको भी कहेंगे हाँ हो सकता है, अभी भी चांस है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो टू मच इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इस पाइल में ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। ये कुछ भी बोल देंगे, मुँहफट टाइप के, हाँ ठीक है, आपने कह दिया भाड़ में जाओ तो इनका तुम भाड़ में जाओ, आपने कहा तेल लेने जाओ तुम तेल लेने जाओ। ये वाली सिचुएशन है। झगड़ालू लोग हैं इस पाइल में, लेकिन मनाने भी आता है। जब रियलाइज़ होगा, गुस्सा शांत होगा तो मनाएंगे भी। एक और मैसेज यहाँ पर है, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि आप दूसरों से बहुत अलग हो। इनके आसपास जितने भी लोग हैं ना, चाहे दोस्त मित्र रिलेशन कोई भी, आप उनसे अलग हो। इनकी एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित भी होती है। सो अगर आपने इनको हर्ट किया है तो इनकी कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हैं जिसको इस टाइम ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। ये आपको मैसेज करके या कॉल करके ये चीज़ें बोल भी सकते हैं कि मुझे याद आ रही थी, लेकिन मुझे पुरानी बातें बुरी लगी थी, अब आप मनाओ। समझ रहे हैं। प्लस अगर आपने इनको कभी शक किया है, कभी इनको ये कहा है कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकते, उससे बात नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपने रोका टोकी की है, तो इनका ये भी मैसेज है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालो, मैं ऐसे जिया नहीं कभी, इतना बाउंडेशंस में नहीं रहता या नहीं रह सकती। तो ये भी अपने कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आएंगे, आपको रिजॉल्व करना होगा। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए ये एनर्जी कब तक रहने वाली है। 10 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, टैरो विद एम सिंह में, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।